सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। इससे पहले हमने भाषा को किया था, संज्ञा को किया था, सर्वनाम को किया था। भाषा, संज्ञा, सर्वनाम और सर्वनाम के कुछ पोर्शन रहते थे, तो उस पर बात करेंगे। उससे पहले आज जो हम देख रहे हैं, कुछ प्रश्न को कर लेते हैं ताकि यूपीएसआई की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अंदाजा भी हो जाएगा और आप प्रश्न करने में माहिर भी हो जाएंगे कि किस तरह के ट्विस्टेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछा जाता, सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाता कि कमल क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है, इस तरह के प्रश्न नहीं। हमेशा 2-3 ऑप्शन होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है क्या सही है और क्या गलत है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा अन्य कक्षाओं की भांति भी लाभान्वित सिद्ध होगी। मेरा नाम है पंकज परमार और आप देख रहे हैं गैलेक्सी क्लासेस। इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। और देखिए पहला ही प्रश्न जो है संज्ञा से दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब सबको हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों है और क्यों नहीं है। साहित्य भाववाचक संज्ञा है, चांद जातिवाचक संज्ञा है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ ऐसे देने का मतलब है कि ये पूछ रहा है क्या सही है। ठीक है, अब क्या सही है और क्या गलत है ये पूछा जा रहा है। तो चांद जातिवाचक है क्या, ये बताइए। अब चांद तो पर्टिकुलर चांद है, तो ये जातिवाचक नहीं है। चांद क्या है, व्यक्तिवाचक है। मान लीजिए अगर आपको साहित्य में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। तो बी तो नहीं होगा, यानी जहां जहां बी ऑप्शन है इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें भी बी आ गया तो बचा क्या, केवल ए, सी और डी। ए, सी और डी बिल्कुल साहित्य जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कहीं कहीं साहित्य का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। ठीक है, सहित, साहित्य जो किसी के हित के लिए हो, यानी कि ये एक फीलिंग दिखती है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार जो उत्तर होगा क्या होगा, सी उत्तर होगा। अब ध्यान दीजिए ये जो दूध है क्या यहाँ है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल है। अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक न हो तो इसको हम जातिवाचक भी मान लेते हैं, जातिवाचक भी मान लेते हैं, क्योंकि जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो पहले का क्या उत्तर होगा, पहले का क्या उत्तर होगा, सी उत्तर होगा, ए, सी और डी। ठीक है, पहले का क्या उत्तर हो जाएगा, ए, सी और डी उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो पहला जिस भी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं ना, सबसे बेहतर तरीका होता है इसको नोट कर लेना, लिख लेना। अब हम आगे की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए ये सर्वनाम से प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं प्रथम पुरुष सर्वनाम है, तुम द्वितीय पुरुष सर्वनाम है, वह तृतीय पुरुष सर्वनाम है, हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। प्रथम पुरुष को यहाँ प्रथम पुरुष दे दिया है, एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम पुरुष यहाँ इसका जो सेंस है ये उत्तम पुरुष से है। किससे है, उत्तम पुरुष से है। तुम जो है इसका जो है ये मध्यम पुरुष से है। क्या हमने बताया, मध्यम पुरुष से है। और वह जो है यहाँ अन्य पुरुष से है। क्या है, अन्य पुरुष से। कभी कभी संस्कृत की छाया हिंदी पे हमेशा से रही है, तो ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं कि मैं प्रथम पुरुष। तो जब भी प्रथम पुरुष आए तो अब ये आप नहीं सोचेंगे क्वेश्चन विवादित हो गया। ठीक है,
हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, या तो अनिश्चित वाचक होगा या फिर क्या होगा, अनिश्चय वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चय, ध्यान दीजिए, अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। मैं बिल्कुल उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, अन्य जो है वह जो है अन्य पुरुष है, और हम अनिश्चित वाचक है क्या? नहीं, हम अनिश्चित वाचक नहीं है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में ध्यान दीजिए, अनिश्चित वाचक सर्वनाम में हमने बताया भी था कि इसके अंतर्गत किसका प्रयोग होता है, यह का प्रयोग होता है और वह का प्रयोग होता है। और तो ये डी नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। ये हम क्या है? तो ध्यान दीजिए, मैं का जो बहुवचन है वो क्या है? हम है। ये क्या है? मैं का क्या है? बहुवचन है। ठीक है, मैं का बहुवचन क्या है? हम है। ध्यान दीजिए, हम का प्रयोग बहुवचन में तो करते हैं, लेकिन कभी कभी एक वचन में भी करते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए कि हम आज घर से खाकर निकले, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। ये हम मैं का रूप है, मैं आज घर से खाकर निकला। तो सामान्यतः है हम बहुवचन, लेकिन कहीं कहीं इसका प्रयोग एक वचन में भी दिखता है। तो आपसे ये पूछ सकता है, कुछ ऐसा दे देगा यहाँ वाक्य जहाँ हम किसी एक को इंडिकेट कर रहा है। जैसे प्रधानाध्यापक ने मुझे बुलाया और हम आ गए, तो यहाँ अपने की ही तो बात कर रहा है हम, यहाँ बहुत सारे लोग की तो बात कर नहीं रहा है। तो यहाँ हम एक वचन होगा। ठीक है, हम भारत के लोग, तो यहाँ हम क्या है? बहुवचन है। अगर ऐसे आ जाए, हम भारत के लोग, तो यहाँ हम क्या हो जाएगा? हम क्या हो जाएगा? बहुवचन। हम क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी? मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इन सबको लिखेंगे, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना एक एक लाइन, वो अवश्य लिखिए, नहीं तो ऐसे देखकर और आगे स्क्रॉल कर देने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन को लिखिए और एक्सप्लेनेशन भी लिखिए। चलिए, अब हम तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, भाषा से संबंधित प्रश्न है, और मैंने बार बार कहा है कि यूपीएसआई में भाषा से संबंधित प्रश्न दो कम से कम आएंगे, दो तो आते ही आते हैं। तो भाषा से संबंधित प्रश्न है, एक बार इसको पढ़ते हैं। भाषा संस्कृति का दर्पण है। भाषा का विकास समाज में होता है। भाषा केवल ध्वनियों तक सीमित है। भाषा लिपि के बिना अस्तित्व में रह सकती है। क्या होगा? मीन्स इसमें सत्य जब ऐसे दे, कुछ ना देना, तो आपको सिंपल सा यहाँ क्या करना है? सत्य ही करना है। तो भाषा संस्कृति का दर्पण है। बिल्कुल, जैसे अब कहा जाता है ना, भाषा और संस्कृति, इधर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज, और इधर बात कर रहे हैं हम कल्चर की। तो कहा भी जाता है कि संस्कृति का भाषा से लगाव होता है, जुड़ाव होता है। संस्कृति भाषा में ही उपजती है। ठीक है, तो आप देखोगे जहाँ संस्कृति थोड़ी सी नम्र विनम्र है, वहाँ की भाषा भी नम्र विनम्र होगी। जहाँ की संस्कृति थोड़ी
क्या बताया जाए, डिंगल मतलब है जो कह लो कि बहुत ज़्यादा नम्र नहीं है, तो वहाँ की भाषा वैसी होगी। तो बिल्कुल भाषा संस्कृति का दर्पण है, दिखा देता है कि इनकी संस्कृति ऐसे है। आप भाषा समझ के ही आप जज कर लेते हैं। भाषा का विकास समाज में होता है, बिल्कुल। अगर समाज से बाहर कर दिया जाए, आपको जंगल में रख दिया जाए, आपको भाषा नहीं आएगी। भाषा केवल ध्वनियों तक सीमित है, ये बिल्कुल गलत है। ध्वनि के साथ भाषा में ध्यान दीजिए, ध्वनि 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 जो है ये भाषा, ध्वनि जो है ये भाषा की मौखिक इकाई है। ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक क्या है? इकाई है, ठीक है। और ये जो ध्वनि है भाषा की मौखिक इकाई है, और ध्वनि वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। तो केवल ध्वनि तक कोई भाषा कैसे सीमित रह लेगी? ठीक है, तो बिल्कुल ये गलत है, फॉल्स है। तो जहां सी है उसको हटा दीजिए। अब दो में हम देखेंगे ए बी डी और ए और डी। भाषा लिपि के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। क्या ए और डी और ए बी डी, भाषा लिपि के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। तो देख लेते हैं बी, भाषा यानी कि ए और बी तो होगा ही होगा। तो क्या होगा? ए और बी और डी, भाषा लिपि के बिना अस्तित्व में रह सकती है। अब देखिए, बहुत सारी भाषाओं का लिपि डिटरमाइन नहीं हुआ है, लेकिन बोला और समझा जाता है, ठीक है। आप उसकी लिपि ढूंढिएगा तो है ही नहीं। विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं। आप ट्राइबल लोगों की भाषा है, वो मतलब लेखन में है ही नहीं, लेकिन बोलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब सांकेतिक है, तो अब अप्रत्यक्ष रूप से तो लिपि है, लेकिन लिपि लेखन रूप में, लेखन को ही हम लिपि मानते हैं। तो इसीलिए लेखन के बिना भी भाषा अस्तित्व में रह सकती है। ये भाषा लिपि, अर्थात यहाँ लिपि का अर्थ लेखन से है, तो बिल्कुल रह सकती है। अगर लेखन ना हो, केवल बोला जाए, तो भाषा बिल्कुल रहेगी, ठीक है। अब लेखन कौशल का तो विकास बाद में हुआ, सांकेतिक ही डेवलपमेंट हुआ, संकेत का ही डेवलपमेंट हुआ आरंभ में, मानव में। तो उत्तर क्या होगा? ए, बी और डी होगा। इसको भी लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये भी देखिए, संज्ञा से प्रश्न है। नेता जातिवाचक संज्ञा है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दयालुता भाववाचक संज्ञा है, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या उत्तर होगा? एक बार देख लीजिए, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? देख लीजिए और समझ लीजिए। नेता जातिवाचक संज्ञा है, नेता जातिवाचक संज्ञा है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दयालुता भाववाचक संज्ञा है, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेता जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। नेता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मोहन व्यक्तिवाचक बिल्कुल नाम है। दयालुता भाववाचक है। यानी सभी सही है, ठीक है। नेता, बिल्कुल नेता जातिवाचक संज्ञा है भाई। और नेता का अगर आपसे भाववाचक संज्ञा पूछे तो आप क्या बताएंगे? नेता शब्द जो है, नेता शब्द का जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या हो जाएगा? नेतृत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेतृत्व हो जाएगा। मेरी बात समझ में? और तेल तो द्रव्यवाचक हैं ही। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब इसमें देखते हैं। देखिए, जब हम सर्वनाम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि मूल सर्वनामों की जो संख्या है, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। तो और कौन कौन से है ये भी बताया था, आप वीडियो देखिएगा सर्वनाम का। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। देखते हैं।
जो संबंधवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो संबंधवाचक सर्वनाम, कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, तो तीनों सही है और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता तो है नहीं। स्वयं हो गया, आप हो गया, अपने आप हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको हम समझते हैं बेहतर तरीके से। हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। अब देखिए, भारत संघ का तो केवल ये कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा है। चलिए संघ दे दिया है तो इसको ट्रू है, ठीक है। भारत की सभी भाषाएं एक ही भाषा परिवार से हैं, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। तो बी जहां है उसको हटा दीजिए, और डी में भी बी है, ए बी सी डी सभी है, तो डी भी चला गया। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ट्रू है। हिंदी एक आधुनिक इंडो आर्यन भाषा है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, ए, और हिंदी एक आधुनिक इंडो आर्यन। अब डी पे विचार करना होगा, तो ए सी डी ये हो जाएगा, ठीक है। बी, एक ही भाषा परिवार से कैसे भाई, 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं, हमने बताया था। आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ है 4 प्रकार के भाषा परिवार। हमने आर्य परिवार बताया था, आर्य परिवार, ठीक है, आर्य परिवार। दूसरा जो है वो द्रविड़ परिवार है, आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, ठीक है। आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार हो गया, ठीक है। तीसरा जो है आग्नेय परिवार, आग्नेय परिवार, इसको एस्ट्रो एशियाटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लिख लेंगे, एस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है तिब्बत बर्मी परिवार। कितने लोग तिब्बत चीनी लिख देते हैं, ये गलत है, तिब्बत बर्मी परिवार, ठीक है। जिसमें नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं ये इसमें आ जाती हैं। जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल का मतलब जो कहा जाए, जो संथाली है, ठीक है, जनजाति जो भाषा बोलते हैं वो आग्नेय में आती है। साउथ इंडिया की भाषा द्रविड़ में आती है। आर्य परिवार संस्कृत और उससे संबंधित जितनी भी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो सब किस में आ जाती हैं, आर्य परिवार। तो बिल्कुल 6 का बी उत्तर हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं और आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हर एक क्वेश्चन में मैं 10-15 सेकेंड दूंगा, आप पढ़िए और उत्तर दीजिए, यही बेस्ट होता है। चलिए मैं हट जाता हूं, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, और कमेंट सेगमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए कि क्या उत्तर होगा। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, क्या ये सही है। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सत्यभाववाचक संज्ञा है, जल द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब यहाँ कुछ नहीं दिया है, यानी कि सही पूछ रहा है, ठीक है। तो विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सत्य भाववाचक संज्ञा है, क्या उत्तर होगा। जल द्रव्यवाचक है, बिल्कुल सही है। रामायण व्यक्तिवाचक है, बी डी तो होगा ही, बी डी है। विद्यालय जातिवाचक है, विद्यालय जातिवाचक है। अब विद्यालय बिल्कुल जातिवाचक है। अगर पर्टिकुलर विद्यालय का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, तो ए भी सही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, सत्य भाववाचक, ए बी सी डी, सत्य, ध्यान दीजिए, सत्य, ट्रू, सत्य। तो सत्य, सत्यता, सत्यता की जांच कर लीजिए। तो सत्य भाववाचक संज्ञा है, सत्य भाववाचक संज्ञा है क्या, सोचिए।
सत्य व्यक्ति, सत्य वचन, सत्य वचन। यहां सत्य नहीं होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, सत्यता लिख लीजिए, डी उत्तर हो जाएगा। सत्यता होना चाहिए, डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सत्य ट्रू है ना, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। 8 यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कितना प्रश्नवाचक सर्वनाम है, स्वनिजवाचक सर्वनाम है? क्या उत्तर होगा, सोचकर बताने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर होगा? यह निश्चयवाचक है, बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। वह पुरुषवाचक बिल्कुल सही है, वह पुरुष। कितना स्वनिज यानी कि सभी सही है। कितना प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या आता है? कौन और क्या। तो अब क्या से ही कितना बना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, भाषा से रिलेटेड प्रश्न है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन है, भाषा का स्वरूप गतिशील है, भाषा समय के साथ बदलती रहती है, भाषा सामाजिक संस्था है, भाषा केवल व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तु है। देख लेते हैं, भाषा का स्वरूप गतिशील है, बिल्कुल भाषा गतिशील रहती है, तभी तो कोस कोस पे बदल जाती है, तो ये ट्रू है। भाषा समय के साथ बिल्कुल बदलती है, तो दो तो ए बी सही है। भाषा सामाजिक संस्था है, हाँ भाषा बिल्कुल भाषा सामाजिक संस्था है भाई, तो ए बी सी सही है। भाषा केवल व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तु कैसे हो सकती? जब यहाँ सामाजिक है तो व्यक्तिगत संभव नहीं है, तो ये सी उत्तर हो जाएगा। भाषा तो सामाजिक संस्था है, ठीक है, समाज के लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। हाँ एक बात समझिएगा, एक होता है व्यक्ति की बोली, डायलेक्ट कहते हैं, व्यक्ति की बोली। क्या है? व्यक्ति की बोली। अब व्यक्ति की बोली का क्या अर्थ है कि अब देखिए, मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और दोनों एक ही भाषा हिंदी बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही इन्वायरमेंट से हैं, एक ही परिवेश से हैं, ठीक है। इवन अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो एक ही परिवार से हैं, थोड़ा सा और समझ लें तो दोनों भाई हैं आपस में। लेकिन अगर जब वो हिंदी बोलेंगे ना, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस दोनों में दिख जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कि हर व्यक्ति अपनी बोली लेकर आता है। हर व्यक्ति की अपनी क्या होती है? बोली होती है। मेरी बात को समझ गए? मेरी बात को समझ गए? क्लियर है? अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या उत्तर होगा समझिएगा। राजा जातिवाचक संज्ञा है, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। राजा जातिवाचक संज्ञा है, समझते हैं? ये तो बहुत सरल है, इसको कीजिए, देखिए क्या उत्तर होगा। राजा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ट्रू है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, ट्रू है। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है, ट्रू है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। ईमानदार अगर होता तो विशेषण होता, ईमानदारी है तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या हमने बताया? अगर ईमानदार होता तो
क्या होता, विशेषण होता। यहाँ क्या है, ईमानदारी, तो क्या हो जाएगा, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। तो 10 का जो उत्तर होगा, ध्यान दीजिए, 10 का क्या उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं, 11 देखते हैं। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बिल्कुल सही है, जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल डी उत्तर हो जाएगा, डी सब सही है, किसी। ठीक है, अनिश्चय है। ठीक है, कोई, कुछ, कोई से किसी बना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ होता है, और जिसने, जिस या जो सो, जो मूल रूप है, जो सो, ये हमने सर्वनाम वाले चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ाया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 11 आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब देखिए ये उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी की लिपि रोमन है। देख लेते हैं, हिंदी की लिपि रोमन है, हिंदी संस्कृत से विकसित हुई है, हिंदी इंडो आर्यन भाषा परिवार की सदस्य, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, एक बार सोच लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्या उत्तर होगा। हिंदी की लिपि रोमन है, बिल्कुल गलत है। हिंदी की लिपि रोमन नहीं है। हिंदी की लिपि क्या है भाई, तो देवनागरी है। देवनागरी है, तो ये गलत हो जाएगा। हिंदी संस्कृत से विकसित हुई है, बिल्कुल ये ट्रू है। हिंदी संस्कृत से विकसित हुई है। हिंदी इंडो आर्यन भाषा परिवार का सदस्य है, ट्रू है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये भी ट्रू है। तो केवल बी और सी और डी उत्तर होगा। हमने ये भी बताया था कि आपको याद होगा कि हिंदी को हम देवनागरी क्यों कहते हैं, याद होगा। और देवनागरी कहने के पीछे क्या कारण है, ये भी हमने बताया था, याद होगा। ठीक है, उसके बाद देवनागरी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी बताया है हमने। तो इन सबको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ध्यान रखें इन सब बातों को। ठीक है ना, तभी आप परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, जितना अच्छे से आप समझेंगे हिंदी को, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे नंबर आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 है, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है, समझिएगा। विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है, मोहनदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साहस भाववाचक संज्ञा है, नमक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। मोहनदास व्यक्ति सही है। साहस, साहसी होता तो विशेषण होता, बिल्कुल सही है। और नमक, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है ना। और टाटा नमक हो तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, स्पेशल नाम हो गया। तो
बिल्कुल सही है, साहस। हाँ, साहसी या साहसिक, साहस और साहसिक होगा तो ये दोनों साहसिक या साहसी व्यक्ति, तो विशेषण और साहस भाववाचक संज्ञा। अब आगे की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं और समझिए 14 क्या है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम्हारा निजवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसी अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। क्या उत्तर होगा, ठीक है, सोचकर बताइए। क्या उत्तर होगा, फटाफट सोच के बताइए, देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे इसको भी। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम्हारा निजवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक वह पुरुषवाचक है, बिल्कुल सही है, तुम्हारा निजवाचक नहीं है, ठीक है, तो बी बिल्कुल गलत है। वह ट्रू है। कौन बिल्कुल सही है, किसी ट्रू है, तो ए सी डी ये सही है। 14 का सी सही है। क्यों सही है इसको आप समझ रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे क्यों सही है। 14 का सी उत्तर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, 15 ले लेते हैं। 15, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है, अब इसका अर्थ क्या है। भाषा का कोई सामाजिक महत्व नहीं है, भाषा के माध्यम से संस्कृति संरक्षित रहती है, भाषा केवल मनुष्यों में पाई जाती है। अब देखिए, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, बिल्कुल ट्रू है। सामाजिक महत्व नहीं है, ये फॉल्स है। बिल्कुल भाषा का संबंध समाज से होता है, बिल्कुल आपकी संस्कृति भी बचती है, और भाषा केवल बिल्कुल सही है। तो ए सी डी ये सही है। अब कितने लोग कहते हैं कि सर जानवर भी भाषा बोलते हैं। किसने कहा जानवर भाषा बोलते हैं? क्या कहीं रिसर्च हुआ है कि जानवर भाषा बोलते हैं? क्या उनकी भाषा को डिकोड कोड किया गया है? नहीं किया गया। तो आप खुद से नहीं कह सकते कि जानवर आपस में बात करते हैं या जानवरों की भाषा होती है। नहीं, भाषा केवल और केवल जो है मनुष्यों की होती है, क्योंकि भाषा का संबंध लिपि से है। भाषा का अगर लिपि नहीं है फिर भी आपको तो बोलना है, संकेत में भी बोलिए, तो ये जानवरों के पास नहीं है, ठीक है। तो एकदम भाषा केवल मनुष्य में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो 15 का बी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं। 16 है, शहर जातिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है, घी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या उत्तर होगा, सोचकर बताइएगा। शहर जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल शहर जातिवाचक संज्ञा है, ट्रू है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा ट्रू है। पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, बिल्कुल सही है। घी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सही है। क्लियर, क्लियर। ये तो छोटे प्रश्न हैं। 17 क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए 17 क्वेश्चन है। मैं प्रथम पुरुष सर्वनाम है, तू द्वितीय पुरुष सर्वनाम है, सी वह तृतीय पुरुष सर्वनाम है, डी हम निजवाचक सर्वनाम है। क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? मैं प्रथम पुरुष सर्वनाम है, बी तू द्वितीय पुरुष सर्वनाम है, वह तृतीय पुरुष सर्वनाम है। तो वही प्रथम पुरुष हमने बताया था, मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मतलब सॉरी, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, और तू जो है ये मध्यम पुरुष है, और ये क्या है, अन्य पुरुष है। हम निजवाचक है, बिल्कुल गलत है।
आई थिंक ये रिपीटेड प्रश्न भी लग रहा है हमें, तो डी नहीं होगा, डी हटा दीजिए, बचेगा ए, बी और सी सही है। तो ए, बी, सी सही है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 की बात करते हैं, समझिए। भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है। देखते हैं आगे थोड़ा सा। भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है। हिंदी की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा परिवार से हुई है। हिंदी और उर्दू दोनों की लिपि समान है। हिंदी को संस्कृत से प्रभावित भाषा माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है भाई, उत्पत्ति हुई है, मम्मी है, माता है। भाषा का अध्ययन बिल्कुल भाषा विज्ञान, यानी ए, डी तो सही है। हिंदी की उत्पत्ति द्रविड़ से नहीं हुई है, तो जहाँ जहाँ बी है उसको कट कीजिए। हिंदी और उर्दू की दोनों लिपि समान नहीं है, तो केवल दो सही है, ए और डी। हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की जो लिपि है नास्तलिक लिपि कहते हैं। उर्दू की लिपि को क्या नास्तलिक लिपि कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्या उत्तर होगा 19 बताइएगा। 19 है, ए बालक जातिवाचक संज्ञा है, बी श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ममता भाववाचक संज्ञा है और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या उत्तर होगा 19 का, बताइएगा क्या उत्तर होगा। बालक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल क्या है, ये ट्रू है, ट्रू है। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ट्रू है। ममता भाववाचक संज्ञा है, ममता भाववाचक संज्ञा है। मम से ममता है, देखिए मम से क्या बना है, ममता बना है, ममता। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये भी ट्रू है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 की बात करते हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक, स्व निजवाचक, कोई अनिश्चित वाचक। तो यह निश्चयवाचक है, बिल्कुल सही है। कौन प्रश्नवाचक है, सही है। स्वयं निजवाचक है, कोई अनिश्चित वाचक, तो ये भी क्या उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सर्वनाम पढ़िए तो मूल सर्वनाम को आप याद रखिए। मूल जो सर्वनाम है, मूल सर्वनामों की संख्या 11 हैं। बाकी इन्हीं से टूटकर, इन्हीं से जुड़कर, इन्हीं में कारक जुड़कर सर्वनाम शब्दों का निर्माण होता है। क्या बताया, इन्हीं से शब्दों से जुड़कर सर्वनाम शब्दों का निर्माण होता है। तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और मुझे लगता है आप इसका अवश्य ध्यान रखेंगे, अवश्य ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे के प्रश्न जो है अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक ही सेशन में बहुत सारे प्रश्न कर लेने से फिर आप हौच पौच हो जाती है। तो आगे जो भी प्रश्न बचे हुए हैं, ध्यान दीजिए क्या हमने बताया, आगे जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण की भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितना हमने बताया उसको आपने सीखा होगा और अच्छे से सीखा होगा। हमेशा ध्यान रखिए, इससे पहले जो भी वीडियो है उसको आप ठीक ढंग से देख लीजिए। जैसे भाषा पढ़ाया है हमने 2-3 क्लास में, उसको देख लीजिए। भाषा के बाद संज्ञा पढ़ाया है, उसको देख लीजिए। सर्वनाम पढ़ाया है, उसको देख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देखते जाइए। स्किप करके वीडियो नहीं देखनी है। ये नहीं कि थोड़ा सा ये देख लिया, थोड़ा सा ये देख लिया, फिर आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। और मेरा सारा फोकस, मेरा सारा ध्यान जो होता है वो कंसेप्ट पे ही होता है। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोग के पास अधिक से अधिक कंसेप्ट जाए, अधिक से अधिक ज्ञान जाए, क्योंकि जितना कंसेप्ट क्लियर होगा आपका उतना आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय।